उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। लखनऊ का एक आलीशान 5 स्टार होटल और उस आलीशान 5 स्टार होटल का एक आलीशान रेस्टोरेंट। उस रेस्टोरेंट में एक परिवार खाना खाने आया था। पति था, पत्नी थी और उनका एक बेटा था। पत्नी और बेटा और पति जो है, ये तीनों लोग इस बात पर डिस्कशन कर रहे थे कि नया साल आने वाला है, क्यों ना वेकेशन पर कहीं देश के बाहर विदेश में घूमने जाया जाए। पत्नी जो है दुबई जाना चाहती थी, बेटा सिंगापुर जाने की बात कर रहा था। पति कंफ्यूज था कि बेटे की बात माने या पत्नी की बात माने। हालांकि डेस्टिनेशन अभी डिसाइड हुआ नहीं था। इतने में उस रेस्टोरेंट के अंदर पुलिस एकदम आती है। अब पुलिस एक साथ आती है, कई सारे पुलिस वाले उस रेस्टोरेंट में दाखिल होते हैं और वो सीधा उसी टेबल पर आकर रुक जाते हैं जहां पर ये तीनों लोग बैठकर अपनी डेस्टिनेशन की बात कर रहे थे कि वेकेशन पर कहाँ जाना चाहिए। पुलिस वाले उस वक्त वहां बैठे एक शख्स को अपने साथ लेकर वहां से चले जाते हैं और वो शख्स कोई और नहीं था। वो शख्स वही इंसान था जो अपनी पत्नी और बेटे के साथ उस रेस्टोरेंट में खाना खाने आया था। घर वाले परेशान कि आखिर माजरा क्या है। हालांकि पत्नी को काफी हद तक इस बात का अंदाजा था कि मामला है क्या, लेकिन शायद बेटे को नहीं पता था। बहरहाल परिवार को पुलिस वाले कहते हैं कि आप लोग घर जाइए और उस शख्स को जो महिला का पति था उसको अपने साथ वो थाने लेकर चली जाती है। अब थाने लेकर जाते हैं तो उससे पूछताछ होती है। पुलिस उससे कुछ सवाल करती है, वो कुछ जवाब देता है। पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है, वो फिर नरमी से जवाब देता है। अब इन सवाल जवाब के सिलसिले में वो पुलिस के सामने एक ऐसी कहानी बयां करता है जिसे जानने के बाद हर कोई हैरान था कि आखिर ये माजरा है क्या। पुलिस वाले भी सकते में थे कि ये शख्स इतना बड़ा शातिर और ठग निकला। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। दरअसल यूपी पुलिस की गिरफ्त में आए इस शख्स का नाम है अजीत मौर्य उर्फ रमेश कुमार। अजीत मौर्य कहूं या रमेश कुमार, ये शख्स एक ही है और ये एक नंबर का ठग है। ये शातिर है, ये इतना शातिर है कि ये है तो 5वीं पास ही, लेकिन इसने जिस तरीके से लोगों को ठगा है और जिस तरीके से लोगों की मेहनत की कमाई को इसने अपने काले कारनामों में इस्तेमाल किया, उसे जानने के बाद पुलिस वाले भी हैरान थे। साल 1999 में 6ठी क्लास में अजीत जो है फेल हो जाता है। फेल होने के बाद परिवार वाले इसे कहते हैं कि अब तुम नौकरी कर लो, पढ़ाई तुम्हारे बस की है नहीं। और इसी नौकरी की तलाश में अजीत जो है वो यूपी से पहुंच जाता है मुंबई। मुंबई पहुंचने के बाद एक ठेकेदार के पास रहकर ये पीवीसी फॉल सीलिंग जो होती है उसका काम सीखता है और उसी ठेकेदार के साथ ये काम करने लगता है। इसी दौरान इसकी मुलाकात वहां पर एक महिला से होती है जिसका नाम था संगीता। संगीता से वक्त के साथ इसे प्यार हो जाता है। प्यार होता है तो साल 2000 में ये दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद इन दोनों के 7 बच्चे भी होते हैं। सब कुछ सही चल रहा था, जिंदगी अच्छी कट रही थी। साल 2010 आते आते लेकिन इनकी जिंदगी में एक अलग मोड़ आया। संगीता और अजीत की शादी के बाद साल 2010 में ही इन दोनों के बीच में कुछ अनबन बनने लगी, क्योंकि अजीत की नौकरी चली गई थी। अब अजीत के पास काम नहीं था। इस दौरान इसने काफ़ी कोशिश करी, इधर उधर हाथ पैर मारे कि कहीं से इसको नौकरी मिल जाए, लेकिन इसको कहीं नौकरी नहीं लगी। मुंबई में रहने के दौरान मगर इस शख्स ने जो है कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आ गया था, ऐसे लोगों से इसकी जान पहचान हो गई थी जो ठगी का काम किया करते थे। उन लोगों के साथ रहते रहते इसने ठगी के सारे गुण सीख लिए थे कि कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, कैसे लोगों से पैसे ऐंठने हैं, किस तरीके से लोगों को शातिराना तरीके से अलग अलग नकली झांसे देकर उनसे पैसे ऐंठने हैं। इन सब चीज़ों में अभी इसने महारत हासिल कर ली थी। धोखाधड़ी का धंधा शुरू करने का अब इसने फिर प्लान बनाया, क्योंकि इसके पास नौकरी थी नहीं, परिवार को पालना था, 7 बच्चे थे, बीवी थी। तो इसने एक प्लान बनाया कि क्यों ना ये वापस अपने शहर लखनऊ लौट जाए और वहाँ जाके लोगों को ये धोखाधड़ी का काम करे, उनके साथ, लोगों के साथ उनको ठगे। अब इसने लखनऊ आने के बाद यहाँ इसने अपने 2 साथी राजकुमार और दीपक गुप्ता के साथ मिलकर एक गैंग बनाया। अब इस गैंग में इसने एक मुंबई के दोस्त को भी शामिल किया जिसका नाम था सूरज कुमार। सूरज का काम था कि वो ऐसे लोगों को तलाश करता था जिनको ठगा जा सके, उनको फ़ोन करता था, फिर उनको सारी डिटेल राजेश और दीपक और अजीत को ये सारी डिटेल सूरज बता दिया था। अब इन तीनों ने पैसे डबल करने का लालच देकर लोगों को बेवकूफ़ बनाना शुरू किया। लोगों से पैसे ऐंठने के लिए इन्होंने लोगों को लालच दिया कि वो पैसों का डबल कर देंगे। ये क्या करते थे, पहले कोई शिकार चुनते थे जो शिकार सूरज चुन के नहीं देता था। उसके बाद ये शिकार चुनने के बाद उससे बातचीत करते, उसको इतने भरोसे में लेते कि भाई ये पैसे डबल करते हैं और नकली नोट
तुम्हें ऐसे देंगे कोई भी पहचान नहीं पाएगा। इसलिए ये क्या करते थे कि पहले अपनी जो जो भी जिस इंसान को इन्हें ठगना होता था उससे बातचीत करने के बाद, उसके साथ भरोसा बनाने के बाद ये उस शख्स को असली 100-100 रुपए के नोट देते थे और ये कहते थे कि ये नकली नोट है। अब 100 रुपए के नकली नोट समझ के वो शख्स उसे लेके जाता था, होते वो असली थे, वो बाजार में चलाने की कोशिश करता था। क्योंकि वो 100 रुपए के नोट असली होते थे, इस वजह से बाजार में बिना किसी टेंशन के, बिना किसी परेशानी के वो नोट आराम से चल जाया करते थे। अब इस चीज़ से जो सामने वाली पार्टी होती थी उसको यकीन हो जाता था कि बाकी इनके नकली नोट तो काफ़ी शानदार हैं, किसी को शक भी नहीं हुआ और उन्होंने चला दिए। अब इसके बाद से यहाँ से इनका खेल शुरू होता था लोगों को ठगने का। अभी क्या करते थे, नकली नोट लोग उनसे बल्क में ऑर्डर दे देते थे कि मान लो हमें 3 लाख रुपए के नकली नोट चाहिए, तो ये क्या करते थे, 3 लाख रुपए लेते थे और 6 लाख के नकली नोट उन्हें दे देते थे। ऐसा उनको कहा जाता था कि आप तो हमें 3 लाख दोगे तो हम आपको 6 लाख रुपए के नकली नोट देंगे। लोग इनकी बातों में आ जाया करते थे। मगर होता क्या था, पैसे डबल होने के चक्कर में शिकार जब पैसे लेकर इनके पास आता था तो ये उसे नकली नोटों से भरा बैग देकर आरोपी वहां से फुर हो जाते थे। करते क्या थे, ये बैग में होते नकली नोट ही थे, लेकिन उन बंडलों के ऊपर और सबसे आखिर में असली नोट होते थे, बाकी अंदर सारे के सारे जाली, नकली, फर्जी नोट होते थे, या उनको धोखा देने के एक अलग तरीके से रद्दी भर दी जाती थी। इस तरीके से इन्होंने कई लोगों को ठगा, कई लोगों को बेवकूफ़ बनाया, लोगों से कई लाखों रुपए की मोटी रकम वसूल करी। इनके खिलाफ आधा दर्जन से ज़्यादा मामले दर्ज हुए, लेकिन कभी भी पुलिस की ये गिरफ्त में आ नहीं पाए। इसी दौरान इन्होंने उन्नाव के रहने वाले धर्मेंद्र कुमार को अपने जाल में फंसाया। अब धर्मेंद्र कुमार इस पूरे केस की एक ऐसी कड़ी है जिसकी वजह से ये सब लोग पकड़े गए और शातिर 5वीं फेल या यूं कहूं कि 6ठी फेल शख्स की किस्मत में जेल की सलाखें लिख दी गई। 26 नवंबर की दिन था पिछले महीने की। धर्मेंद्र कुमार को 3 लाख रुपए के बदले 6 लाख रुपए देने का वादा होता है। इसके बाद लखनऊ बुलाया गया धर्मेंद्र को। धर्मेंद्र पैसे लेकर पहुंचे तो उन्होंने ताला बंद करके उन्हें एक बैग दिया और बैग में ये कहकर उनको बैग देने के बाद आरोपियों ने ये कहकर जल्दबाजी दिखाई कि उनके पीछे पुलिस लगी है, तुम जल्दी से अपना बैग लो और यहां से जाओ। मतलब उन्होंने एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया था कि धर्मेंद्र वहां पर रह के उनको जो नकली नोट जो लेकर आए हैं ये लोग, उनको चेक ही ना करे और बस जल्दबाजी में पैसे ले और वहां से फरार हो जाए और वहां से भाग जाए और ये लोग असली पैसे 3 लाख रुपए लेके वहां से चंपत हो जाए। अब भरोसा तो हो ही चुका था धर्मेंद्र पे, क्योंकि इन्होंने पहले नकली बोलकर असली नोट भी दे दिए उसे थोड़े से 100-100 रुपए के, ताकि वो मार्केट में चला के उसे यकीन भी हो गया था। उस बेवकूफ़ को ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैंने तो असली नोट ही चलाए हैं, मैंने नकली नोट नहीं चलाए हैं। बहरहाल वो 3 लाख रुपए जो है इनको कैश देता है और उसके बदले इनसे 6 लाख रुपए के नकली नोट समझ कर के मार्केट में चल जाएंगे, वहाँ से चला जाता है। मगर जब वो बैग खोलता है, ताला खोलता है, बैग खोलता है, उसमें से पैसे निकालता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि वो तो नकली नोट के नाम पर रद्दी दे देता है। अब इस सब चीज़ों के बाद होता क्या है कि धर्मेंद्र जो है इस बात की शिकायत पुलिस में करता है। वो थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराता है। पुलिस ने भी सक्रियता दिखाई और अजीत को वारदात के कुछ दिन के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि उसके जो बाकी साथी हैं वो अभी फरार हैं। पुलिस ने अजीत के पास से तकरीबन 2.25 लाख रुपए नकद, 3 मोबाइल फोन, नकली कूपन नोट और एक स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की है। उसके खिलाफ पॉन्जी स्कीम, नकली नोट सर्कुलेशन, फर्जी इंश्योरेंस स्कीम समेत कई तरह के फर्जीवाड़े के आरोप हैं। उसके खिलाफ गोंडा के खोड़ारे थाने में आईपीसी की धारा 363, 452, 323, 504 और 556, मुकदमा संख्या 345/2016, लखनऊ के मोहनलालगंज थाने में आईपीसी की धारा 406, 420, 447, मुकदमा संख्या 73/2020, आईपीसी की धारा 406, 411, 419, 420, 467, 468, 471, मुकदमा संख्या 599/2020। लखनऊ के कृष्ण नगर थाने में आईपीसी की धारा 182, 34, 406, 420, मुकदमा संख्या 221/2021 के तहत केस दर्ज हुआ है। अब आप सोचिए कि इस शख्स ने कितनी ज़्यादा धोखाधड़ी की थी, कितने लोगों को ठगा था, कितनी शातिराना चालें चली थी कि पुलिस को इतनी सारी धाराएं इस एक शख्स के ऊपर लगानी पड़ी हैं। वैसे आपको मैं बताऊं कि लखनऊ में ठगी का रैकेट चला रहे अजीत मौर्य की मुलाकात इसी बीच जब वो लखनऊ आ गया था तो एक और महिला से हुई। उस महिला का नाम था सुशीला।
ये वही महिला थी जो उसके ठगी के काम में उसकी मदद करती थी, कहा जाता है। अजीत ने सुशीला से भी शादी कर ली थी। अब इन जनाब की 2 बीवियां हो चुकी थी और 7 बच्चे जो है इनके मुंबई में थे। एक बीवी मुंबई में थी, 7 बच्चे मुंबई में थे, एक बीवी लखनऊ में थी और 2 बच्चे इनके लखनऊ में थे। मतलब टोटल इनके हजरात के 9 बच्चे और 2 बीवियां हो चुकी थी। मगर इतने से ही इनकी कहानी खत्म नहीं होती है। इन जनाब की 6 गर्लफ्रेंड्स और थीं। असल में जिस वक्त अजीत को पकड़ा गया था, पुलिस ने जब अजीत को उठाया था होटल से, रेस्टोरेंट से, जिस समय वो वहाँ पे खाना खा रहा था बैठकर और उसके साथ महिला और 2 बच्चे थे, वो महिला सुशीला ही थी। जी हाँ, सुशीला ही इसकी मदद करती थी, मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है। और इस सारे केस की जानकारी पुलिस क्यों पकड़ रही है, क्या हुआ है, सब उसे पता था। कहते हैं कि इसने अपनी दोनों बीवियों के लिए अलग अलग आलीशान घर बनवाए हैं, उनको लग्जरी सुविधाएं देता है, खुद लखनऊ के पौश इलाके में किराए के अपार्टमेंट लेकर रहता है, अपनी सुविधा के अनुसार दोनों बीवियों से अलग अलग मिलता है। इतना ही नहीं, इसकी 6 गर्लफ्रेंड्स हैं और वो उसके अपार्टमेंट में आती जाती रहती हैं और उनके साथ ये हॉलीडे पर भी बाहर जाता है। अजीत मौर्य की आलीशान और अय्याश ज़िंदगी के खर्चे इतने बढ़ गए थे कि इसने लोगों के साथ ठगी का काम शुरू कर दिया था। वो पिछले 1 दशक से अपराध कर रहा था, लेकिन पुलिस की नज़र में वो कभी आ नहीं पाया। पहली बार इसकी पुलिस की नज़र इस पर तब पड़ी जब इसने उन्नाव के धर्मेंद्र कुमार के खिलाफ उन्नाव के धर्मेंद्र के साथ धोखाधड़ी की, जिसके बाद धर्मेंद्र ने इस बात की शिकायत पुलिस में कराई। पुलिस जांच में पता चला है कि अजीत सोशल मीडिया एक इन्फ्लुएंसर भी है। सोशल मीडिया पे अक्सर ये वीडियोस अपलोड करता है, खासतौर पे फेसबुक पे, और काफ़ी लोग इसे फॉलो भी करते हैं। इसकी लग्जरी लाइफ के ऊपर ये वीडियोस बनाता है, उन वीडियोस को ये अपलोड करता है, जिसे कई लोग पसंद करते हैं। इसके अच्छे खासे फॉलोअर्स भी हैं, ऐसा कहा जाता है। और पुलिस जांच में ये भी पता चला है कि अजीत और उसके साथी नेपाल से नकली नोट लेकर भारत आते थे। अब पुलिस इस रूट का भी पता लगाने में जुटी है कि आखिर नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान में ये नोट कैसे दाखिल होते थे। फिलहाल ये शातिर पुलिस की गिरफ्त में है और अपने किए हुए गुनाह की सज़ा काटने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इसकी कहानी में एक बड़ी मज़ेदार चीज़ ये है कि 6 गर्लफ्रेंड, 2 बीवियाँ, 9 बच्चे, 5वीं फेल, उसके बावजूद इस शख्स ने इतने बड़े बड़े कांड को अंजाम दिया कि पुलिस को इतनी सारी धाराओं में केस दर्ज करना पड़ा। ज़रा सोचिए कि इसके अंदर कितना दिमाग होगा। अगर ये शख्स इस दिमाग को समाज की भलाई के लिए इस्तेमाल करता, एक अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करता, तो शायद ये समाज में एक अलग मिसाल बनकर उभरता। लेकिन जुर्म का रास्ता चुना और आखिरकार जुर्म का रास्ता का जो अंत होता है वो जेल की सलाखों के पीछे ही होता है, जैसा इसके साथ हुआ। फिलहाल ये शातिर, ये ठग पुलिस की गिरफ्त में है, जेल में है और अपने किए हुए गुनाह की सज़ा काटने की तैयारी कर रहा है। इसकी कहानी के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।